Hello, my dear friends. I'm Preeti, and I'm a biology teacher. Actually, today I'm here just because of my some student and for their queries about the subject of biology. So I'm just going to share you some methods or some techniques about this subject, or it will be help you to learn your subject very easily, and it will be help you to get good marks in your examination. Normally, my students always says to me, ma'am. We face many problems about this subject. We face many problems to understand the terminology about the subject. So बस एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. एक्चुअली आई हैव 5 to 6 year experience in this line, and I have my own academy, that's Sarda Academy, and there are some batches included there. So वहाँ पर तो मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने बच्चों को मोटिवेट करती रहती हूँ. बट मुझे लगा कि एक बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चों को जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि सब्जेक्ट को कैसे समझे, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें, उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ. अगर किसी को भी हेल्प होती है इस वीडियो से और मेरे बताए हुए कुछ मेथड से और कुछ टेक्निक से, तो मैं समझूंगी कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है. सो व्हाटएवर, ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें नहीं है आप करो ना करो, बस आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है. देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीधे मेडिकल लाइन की तरफ ले जाता है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि बायोलॉजी पढ़ के सब लोग डॉक्टर ही बन जाते हैं, बट नो डाउट इट्स स्कोपिक सब्जेक्ट. और मैंने भी बायोलॉजी पढ़ी है, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट अ टीचर. सो मतलब अच्छा है और स्कोप है, बट ये है कि प्रॉब्लम आती है बच्चों को पढ़ने में जब वो सीनियर सेकेंडरी में जाते हैं. नॉर्मली क्या होता है, 9th-10th में तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो इंक्लूडेड होता है. साइंस में ही आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंक्लूड होती है एनसीईआरटी के अंदर में. बट जब आप अपने सीनियर सेकेंडरी में आते हैं तो वहाँ यू हैव टू चूज योर सब्जेक्ट कि आपको मतलब मैथ्स लेनी है कि बायो लेनी है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, क्या लेना है. यू हैव योर ओन चॉइस. तो यहाँ पर आप जब चूज करते हैं, मान लीजिए आपने बायोलॉजी चूज किया और आपको अच्छा लगता है बायोलॉजी पढ़ना, आप चूज कर लिया, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हो, उसको पढ़ते हो, तो टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, नाम, ये सब चीज़ें देख के बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं. फिर वो सोचते हैं कि यार मैंने ले क्यों लिया था सब्जेक्ट, अच्छा खासा कॉमर्स ले लेते या ये ले लेते. तो देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है लाइफ में जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं. मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े मोटिवेशन देने नहीं बैठी हूँ, बस मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बता रही हूँ कि आपको कैसे अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे अपने मार्क्स को करना है. देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों ने अपना एक माइंड सेट कर रखा है. क्या माइंड सेट कर रखा है कि यार एग्ज़ाम होगा. नॉर्मली आपके अभी तो पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया है. जो आपका 2001 में ये 2021 में जो आपका न्यू सिलेबस आया, इसमें आपको 2 टर्म में कर दिया है पेपर, और बहुत बेस्ट है आप लोगों के लिए. तो मेरे ख्याल से तो ये गॉड का एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए कि यू विल गेट गुड मार्क्स. ऑब्वियसली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. कि आपको हाफ कर दिया है पूरा सिलेबस की. आपको एक तरह से एक हाफ ईयरली एग्जाम लेंगे और जो प्री बोर्ड के हिसाब से होगा, और एक आपका फाइनल पेपर होगा, और दोनों को मिला के आपका जो ये बोर्ड का जो बनेगा एक मार्क्स जो बनेंगे वो आपको मिलेंगे. तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और ठीक भी है. बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हाईटेक हो जाता था तो ठीक है ऑब्वियसली, बट उसमें भी बच्चों की प्रॉब्लम है कि पहले पेपर में ऑब्जेक्टिव आएंगे, फिर सब्जेक्टिव आएगा, तो हम कैसे करेंगे. तो देखिए, ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा आपका, जो आपका नवंबर में होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पेपर, वो ऑब्जेक्टिव पेपर में अब आप सोचोगे यार खाली ऑब्जेक्टिव ही तो आएगा तो नॉर्मल पढ़ के हो जाएगा. बट नो, ऑब्जेक्टिव पेपर करने के लिए आपको तो मतलब बुक्स की एक एक लाइन्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा. तभी तो आप उसमें या 4 ऑप्शन होंगे. अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा देन आप उसमें आंसर टिक कर सकते हो. बट इफ यू हैव 4 ऑप्शन देन आप कैसे अपना आंसर टिक करोगे. तो वहाँ पर जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, और तुक्का के हाथ चलता नहीं है कि भाई तुक्का लगा दिया हो गया, तो वैसा नहीं चलेगा. आपकी नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज कब आएगी, रीडिंग करने से. तो बुक्स को रीडिंग करना, जो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डोंट स्किप एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक्स बच्चे क्या करते हैं कि जब वो सीनियर सेकेंडरी में जाते हैं तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो है, और बहुत सारे इंटरनेट पे जाके सर्चिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं. लेकिन जब उसे पढ़ने बैठते हैं ना, तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है बच्चों को कि एक्चुअल में क्या है. यार एक टर्म आ गया, उसमें फंस गए, बस याद कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में जाकर हम उसे भूल जाएंगे. हम लिखेंगे कैसे उसे एग्जाम टाइम में. तो आप ऐसे टर्म्स को पढ़ ही क्यों रहे हो जो आपको याद ही ना रहे. बायोलॉजी को अगर आपको पढ़ना है तो आप
खुद से कोरिलेट करके पढ़ो। हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड है, और सबसे बड़ी बात है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, जो हमारे अंदर की चीज़ें उसे हम पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो है ही, बट कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है, मार्क्स कैसे गेट करने हैं, मेन तो बात यहाँ पे है कि मार्क्स कैसे गेट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो मैं अपने स्टूडेंट से ये बोलूँगी कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी है। बहुत सारी प्लस बुक्स आती हैं जो बच्चे ले लेते हैं कि नहीं हमको ये सजेस्ट किया गया, इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। देखिए, ये इट इज़ वेरी ट्रू कि आपको सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में जाके डिस्क्रिप्शन देना होता है, और यू शुड नो अबाउट द टॉपिक, और उसका डिस्क्रिप्शन आपको मालूम होना चाहिए। बट उतना ही मालूम रखो ना जितना आप लिख सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन लेकर क्या करना है? एक बात बताओ, एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी चेक करेगा और आपने उसमें खाली डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कौन पढ़ने बैठेगा? कोई नहीं पढ़ता है उतना, ठीक है ना। सभी देखते हैं कि बच्चे ने आपके जो पॉइंट्स है तो टू दी पॉइंट्स आंसर लिखने चाहिए, और उसमें जो आपका क्वेश्चन होगी स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने चाहिए, ना कि कुछ भी कहीं से भी आ गया तो हमने कुछ भी लिख दिया उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्पेसिफिक पॉइंट देने हैं प्लस डायग्राम। डायग्राम इज द बेस ऑफ योर सब्जेक्ट। कि डायग्राम आप 12th स्टैंडर्ड में आके डायग्राम स्किप नहीं कर सकते हैं। कि मैं तो ये कहूँगी कि हर क्वेश्चन में ही डायग्राम दो तो ज़्यादा बेस्ट है। आप कहोगे मैम 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा तो उसमें हम डायग्राम क्या देंगे? यार, अगर 1 का क्वेश्चन आ रहा, मान लो अगर कोई क्वेश्चन हम जैसे उठा लेते हैं कि मान लो आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस पूछ लिया, तो गैमेटोजेनेसिस की आप सिंपल सी डेफिनेशन वहाँ पे दे दोगे कि यार 1 नंबर का तो डेफिनेशन दे दो। लेकिन अगर इफ यू हैव सम टाइम, आप क्या करो कि मेरा जो एक बच्चों को बताने का या पढ़ाने का जो तरीका है वो सिंपल है कि क्वेश्चन पेपर को आप कोशिश करो कि 15 से 20 मिनट पहले आपका पेपर हो जाए, और बहुत इजी होता है, हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप कहोगे मैम लिखते लिखते तो टाइम ओवर हो जाता है, आप कह रहे हो कि हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल डू इट। सो पहले तो पेपर को 15 से 20 मिनट पहले खत्म करने की कोशिश करो, और हर क्वेश्चन के सामने में एक छोटा सा स्पेस छोड़ दो ताकि जब आप बैक करके वापस आओ तो वहाँ पे आप डायग्राम जहाँ पे सूटेबल हो वहाँ दे सको। अगर आपका 2 मार्क का भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे ये गैमेटोजेनेसिस के बारे में पूछा है, तो आप नॉर्मली पूछोगे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, और उसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में या तो स्पर्मेटोजेनेसिस और होगा, oogenesis होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम क्या बनाते हैं? स्पर्म्स का, सिंगल स्पर्म्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं, या सिंगल हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, और oogenesis में ओवम का जो सिंगल हैप्लॉइड ओवम का जो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है वो बनाते हैं। तो वहाँ पर जो लास्ट का जो टॉपिक है ना कि आपने सिंगल हैप्लॉइड गैमेट्स बनाए हैं वहाँ पे, वो आप उसको वहाँ पे दे सकते हो अपनी प्रोसेस को सॉर्ट करके, और उसी तरह से oogenesis में भी आप दे सकते हो। तो ये तो छोटा सा मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया कि आपको कैसे देना है, बट डायग्राम शुड बी वेरी इम्पोर्टेंट। डायग्राम यहाँ पे आपको जरूर देने चाहिए। यू शुड गिव योर डायग्राम इन एवरी क्वेश्चन। मैं आपसे यही बोलूँगी, क्योंकि डायग्राम जो होंगे आपको ना बहुत हेल्प करते हैं मार्क्स को ऑब्टेन करने में। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि जो 5 मार्क का क्वेश्चन होते हैं उसी में डायग्राम बनाएंगे, वो भी पूछा गया है तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आपने 3 मार्कर में भी डायग्राम दिया है, अब से अगर आपने 2 मार्कर में भी डायग्राम दिया हुआ है, देन डेफिनेटली इट विल बी हैक टू द एग्जामिनर। वो जरूर उसके दिमाग पे जाके हैक करेगा। अरे आप सिंपल सी बात है, आप सोचो ना, अगर आपको एक बुक दे दी जाए रीड करने के लिए, उसमें खाली लिखा हो, तो आप कितनी देर उसको पढ़ोगे? बहुत ज़्यादा आप आधा घंटा पढ़ोगे। आधा घंटा तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 15-20 मिनट के बाद में आप बोर होने लगोगे। तो एग्जामिनर के पास तो पूरी गड्डियाँ रहती हैं कॉपी चेक करने की। तो अगर उसके पास कोई ऐसी कॉपी आ गई जो सिर्फ लिखा हुआ है, तो कितना इंटरेस्ट दिखाएगा आपकी कॉपी चेक करने में? और नहीं उसके पास इतना टाइम रहता है कि वो इतनी सारी चीज़ें आपकी पढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने हर क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक डायग्राम डाला है, उसको वेल लेबल्ड किया है, और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई किया, अपने आंसर को जस्टिफाई किया, देन डेफिनेटली ही विल बी गिव यू गुड मार्क्स। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो देन आप उसमें 5 के 5 नंबर पूरे गेट कर सकते हो। अगर आपने विद डायग्राम उसको डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन दिया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप 3 नंबर पूरे गेट कर सकते हो अगर आपने विद डायग्राम डिस्क्रिप्शन दिया है। तो डायग्राम स्किप
बिल्कुल मत करिए। बच्चे डायग्राम से बहुत भागते हैं, मैम बनता नहीं है मैम। अरे बिल्कुल ईजी है, क्यों नहीं बनता है। आप सिंपली उसको ड्रॉ करो, एक बार देख के ड्रॉ करो, फिर एक बार बिना देखे ड्रॉ करो। थोड़ी गलतियाँ होंगी, 3 से चौथी बार में आप खुद ही उसको ड्रॉ कर लोगे। और ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि आप ड्राइंग बनाने लगे, उसको बैठ के सजाने लगे, वो नहीं करना है। आपको सिंपल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। और लेबलिंग के साथ में अगर आप याद करोगे तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा डायग्राम। और कोई बहुत हेक्टिक डायग्राम नहीं होते। नॉर्मली 9th और 10th में तो मैंने देखा है कि अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछ लिया तो बच्चे वहीं पे उनके हाथ पैर फूलने लगते, मैम नेफ्रॉन कैसे बनेगा, मैम उसमें तो ये है, मैम उसमें तो ऐसे क्वाइल स्ट्रक्चर है जो मेरे से बनता नहीं है। क्यों नहीं बनेगा, आप 3 बार 4 बार बनाओ, जरूर बनेगा। और बिना डायग्राम के तो कोई क्वेश्चन मत करके। और बायोलॉजी की कॉपी बहुत अधूरी सी लगती है अगर डायग्राम्स नहीं है, वेल लेवल डायग्राम्स नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कलर करो और ये करो, आप सिंपल सा स्केच ड्रॉ करो। और डायग्राम आपका ये नहीं कि बहुत एकदम टाइम दे के सुंदर सुंदर उसमें ड्राइंग बना रहे हैं, उसको हमारे स्केचिंग कर रहे हैं, तो वैसा आपको नहीं करना है। आपको सिंपल एक डायग्राम देना है, लेवलिंग करनी है जो मेन पार्ट्स हैं, और उन्हीं पार्ट्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर को जस्टिफाई कर देना। आपको बायोलॉजी रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इट इज़ माई गारंटी दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन डेफिनेटली। आई थिंक 90% यू कैन गेट, 90% इन बायोलॉजी मैं जो आपको बता रही हूँ। सो मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी लोग यही बोलते हैं डायग्राम पे फोकस करो और ये सारी चीज़ें, बट डायग्राम बनाएं कैसे और कैसे ये करें, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं बस यही कहूँगी कि अब टाइम नहीं है कि अब आप बैठ कर नोट्स बनाओगे, फिर जब एग्जाम आएगा तब आप याद करो। आपके पास जो भी टॉपिक है, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको याद करते जाइए और फिर उसको आप अपनी एक कॉपी में लिखते जाइए। आप याद करके कोई एक बार तो आप याद करोगे तो डेफिनेटली आप उसको लर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद में आप उसको लिख रहे हो, तो फिर वो आपके दिमाग में रिवाइंड हो रही है चीज़ें, और फिर उसे आप एक कॉपी पे लिख रहे हो, तो डेफिनेटली वो 2 टाइम्स हो गया। और याद करके अगर आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जाकर बैठ जाएगा। दोबारा जब आप उसे एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो आपको चीज़ें नई नहीं लगेंगी, आपको लगेगा कि नहीं हमने ये पहले पढ़ा है और डायग्राम सामने बना रहेगा, तो डेफिनेटली आप उसको कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने का जो एक मेथड है उसको जरूर अपनाइए। और दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी से मत भागिए। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट वे फॉर योर सक्सेस। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें अभी जो डिस्क्रिप्शन मैंने देखा है बहुत अच्छा दिया है आप लोगों की, जो अभी न्यू बुक्स आई एनसीईआरटी की, उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है। कोई बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी हैं। बच्चे एक्स्ट्रा बुक्स ले आते हैं, उससे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन है, ट्रिपल फ्यूजन है, तो कैसे हो रहा है, तो आपको बस उतना ही बताना है ना कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, कैसे हम इसको एंडोस्पर्म का क्या होता है आगे जाके, और बाकी जो एम्ब्रियो बनता है उसका आगे जाके क्या होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो अपने डायग्राम में ही मिल जाएंगी। अगर आपने एक वेल लेवल डायग्राम फर्टिलाइजेशन ओव्यूल का अगर आपने दिया हुआ है तो आप उसको डायग्राम के थ्रू ही अपने आंसर को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे और लिख पाओगे, और एग्जामिनर इम्प्रेस होगा डेफिनेटली आपके आंसर से। तो डोंट स्किप डायग्राम्स। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहूँगी कि आप डायग्राम्स को स्किप मत करिए, कोशिश करिए बनाने की। जहाँ पे कम डायग्राम की जरूरत है, छोटे डायग्राम की जरूरत है, वहाँ छोटा बनाइए, बट जरूर बनाइए, मेंशन जरूर करिए। और एनसीईआरटी आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, चाहे वो 9th 10th के हों या 11th 12th के हों, आप प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर उठा के देख लीजिए। उसमें आपको जो भी एनसीईआरटी की एक लाइन छपी हुई होगी, ऐसा नहीं कि जो आपने प्लस बुक पढ़ी है या आपके किसी टीचर ने बताइए कि नहीं ये बुक पढ़ लो इसमें जाता है, जरूर पढ़ो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं पढ़ो या उस टीचर ने आपको गलत बता दिया, आपको अच्छा नॉलेज होगा, यू कैन गेट गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, बट अभी आपको क्या है कि अभी आपको मार्क्स गेन करने हैं। मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताती हूँ कि अभी आफ्टर 12th आपको एक कॉलेज ज्वाइन करना है ना, और कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आपकी सीजीपी बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी सीजीपी अच्छी है तो अगर मान लीजिए आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज चाहिए, तो आपकी सीजीपी बेस्ट होनी चाहिए, आपकी सीजीपी अच्छी होनी चाहिए। मतलब यूँ अगर आप 90% मार्क्स ऑब्टेन कर चुके हैं देन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं मिल जाएगा। अदरवाइज कहीं दूर जाके अगर आप मार्क्स कम है तो आपको कहीं दूर जाके कॉलेज मिलेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं,
वटेवर वो बात की थिंकिंग है। लेकिन अभी हमें क्या है कि हमें अब इस सीनियर सेकेंडरी के बाद हमको ग्रेजुएशन लेवल में जाना है, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक बेस्ट कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों के लिए एक बेस्ट स्कूल का और एक बेस्ट एनवायरनमेंट का ज़रूरी होता है, उसी तरह से सीनियर सेकेंडरी के बाद में बेस्ट कॉलेज का भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका कॉलेज कितना, मतलब कि एनवायरनमेंट उसका कैसा है, कॉलेज में चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जाके आगे आपको सब चीज़ एक टाइम के बाद में सबको पता चलती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर आपको बेस्ट CGP चाहिए, और CGP आपको NCERT ही दिलवा सकती है। प्लस बुक पढ़ने से आपको नॉलेज अच्छा होगा। आप प्लस बुक पढ़ना ना जाना, जब आपको अपने कॉलेज में जाना, ग्रेजुएशन में जाना, वहाँ पे आपको अगर आपको इतना ही शौक है कि प्लस बुक पढ़ेंगे और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज लेंगे, तो आप जाना ना, आपको एक एक टॉपिक के ऊपर में एक एक बुक बनाई होगी। गैमेटोजेनेसिस के ऊपर पूरी बुक होगी, यूजेनेसिस के ऊपर पूरी बुक होगी आपकी, एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर पूरी बुक होगी, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी बुक होगी आपकी। तो वहाँ पे आप पढ़ते रहना, नॉलेज गेन करते रहना, वो तो है ही। आपका हायर एजुकेशन और हायर लेवल पे आप जाओगे ही, कॉलेज लाइफ होगी आपकी, वो एक वेदर ही अलग होगा, बिल्कुल एनवायरनमेंट ही चेंज होगा। बट यहाँ पर जब हम सीनियर सेकेंडरी में हैं तो हमको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। तो मैं कहूँगी कि NCERT अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन अपनी NCERT पे लगाइए। अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है, उसकी एक एक लाइन को अच्छे से समझा है, देन डेफिनेटली इट माई गारंटी दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता अगर आपने उसके डायग्राम्स दिए हैं, वेल लेबलिंग उसकी की है और चीज़ों को अच्छा लिखा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक एक पन्ना दो पन्ना भर के आओ, आप सिंपल सा एक अच्छा सा डायग्राम बनाओ, एक पेज में नीट और क्लीन बनाओ, और उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर उसका डिस्क्रिप्शन दो, उतना ही डिस्क्रिप्शन दो जितना आपने डायग्राम के थ्रू शो किया है, और चीज़ों को कोरिलेट करके लिखो। हर टॉपिक की वर्किंग लिखो, वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसका मेन वर्क, वो जहाँ पे आपने वो डायग्राम दिया उसका मेन वर्क क्या होता है, बस उस चीज़ को आपको लिखना है यहाँ पे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और दूसरी बात है कि चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है, टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो हिंदी तो आपने पढ़ी होगी ना, 5, 6, 7 में हम लोग संधि विच्छेद करते थे। किसी भी पार्ट को तोड़ देना और तोड़ के उसको 2 वर्ड बना देना, फिर अलग अलग करके। अब वही चीज़ आपको इसमें भी करनी है कि अगर आपका वर्ड बहुत बड़ा है और चीज़ें कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप वर्ड्स को तोड़ दो। गैमेटोजेनेसिस है तो अगर हम उसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस का गैमीट्स प्लस जेनेसिस। गैमीट्स मतलब तो तुम्हारे हिंदी में अगर हम बोले तो यूग्मनस होता है, और जेनेसिस मतलब उसका फॉर्मेशन करना। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन, गैमीट्स क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स होंगे। मेल और फीमेल गैमीट्स क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जेनेसिस होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो आप टर्मिनोलॉजी को अगर आप पकड़ोगे और वर्ड्स को तोड़ के पढ़ोगे तो जरूर डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और आप जो होगा स्पेसिफिक पॉइंट्स को लिखिए, ना कि ऐरी गैरी चीजें लिखिए। देखिए नॉर्मली बच्चे सब कुछ जानते हैं कि अगर हम कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं जो आपको चैप्टर 2 में है, 3 में है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें दी हुई हैं। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन जाके उसमें पढ़ोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे कि अगर आप टर्म्स को रिलेट करके या टर्म्स को ब्रेक करके अगर आप पढ़ते हो तो चीज़ें वही चीज़ें होती हैं जो आप जानते हो। देखो जो आप जानते हो आपको वो नहीं लिखना है, आपको जो चीज़ें लिखनी है बायोलॉजिकल टर्म में लिखनी है चीज़ों को। ये नहीं कि आपने सिंपल लैंग्वेज एक दे दी है तो सिंपल लैंग्वेज तो कोई भी लिख लेगा। अगर आपने 10th के बच्चों को कोई टॉपिक उठा के दे दिया है कि पोल्यूशन पे लिखो तो वो लिख देगा कि हाँ ये होता है, ये होता है, कुछ पोल्यूटेंट होते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं वाटर में, एयर में कंटामिनेट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लिख देगा। लेकिन इन द सीनियर सेकेंडरी लेवल जब आप हाई लेवल पे आकर उस चीज़ को लिख रहे हो देन इट विल बी कंपल्सरी कि आप वहाँ पर जो आपका ये है टर्मिनोलॉजी है उसको क्लियर करो और स्पेसिफिक पॉइंट दो और बायोलॉजिकल टर्म्स जरूर यूज़ करो। अगर आपने बायोलॉजिकल टर्म्स यूज़ किए हैं, उसको हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, तो डेफिनेटली एग्जामिनर का वहाँ पे जरूर नजर जाएगा और वो जरूर आपके क्वेश्चन पे फोकस करेगा और आपके मार्क्स आई थिंक बहुत लेस मार्क्स ही ना के बराबर मार्क्स कटेगा। आई थिंक मतलब कि आपके मार्क्स कटेंगे ही नहीं अगर आपने इन सब चीज़ों पर फोकस किया है। तो अभी तो अगर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बच्चे बोर हो जाएंगे सुनते सुनते। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पे इसको स्टॉप कर रही हूँ और डेफिनेटली मैं सेकेंड वीडियो लेके आऊँगी। उसमें मैं आपको चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके बताऊँगी और आपको एक सिंपल सा एक रिटर्न आपको देख के बताऊंगी कि आपको कैसे अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, कैसे लिखना है। और नॉर्मली मेरी और भी वीडियोस आएंगी आगे जो आप देखोगे जो सब्जेक्टिव होंगी, सब्जेक्ट पे रिलेटेड होगी और
सो यहाँ पे मैं अभी इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना, तो थैंक यू। और ये मेरा पहला वीडियो था, तो अगर कोई मिस्टेक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपको लाइक करना है तो करिए, नहीं करना तो नहीं करिए। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश थी उन बच्चों के लिए जो नॉर्मली बहुत घबरा जाते हैं बायोलॉजी से, तो अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प होता है तो मैं समझूंगी कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, अदरवाइज कोई बात नहीं है, बस आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।